बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, दो खुशखबरियाँ थी आज कौम के लिए। जो एक तो ये कि सबसे पहले पाकिस्तान ने हतफ-3 गज़नवी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और ये पाकिस्तान में ही तैयार होने वाला पाकिस्तान का अपना मिसाइल है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो एटमी वार हेड्स के साथ साथ तमाम रवायती और गैर रवायती हथियार जो है वो ले जाने की सलाहियत रखता है। और इसमें यह है कि पाकिस्तान के इस तजर्बे से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है दुश्मन की किसी किस्म की भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इस तरह के मिसाइल जो है ये पाकिस्तान की दिफा की रीढ़ की हड्डी जो है वो साबित होंगे और हैं। और इस वक्त भी अगर हमारा मुल्क और हमारा जो मादरे वतन महफूज है तो यही पाकिस्तान के इस दिफाई निज़ाम, मिसाइल सिस्टम और पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी की वजह से ही महफूज है। वरना हमारे दुश्मनान जो हैं वो बड़े अरसे से इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हमारे फौजी जवान हैं, हमारे साइंसदान हैं, ये उनका मरहून मिन्नत है कि जिन्होंने ये सारा सिस्टम और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी टेक्नोलॉजी इस मुल्क में मुतारिफ करवाई। दूसरी जो अहम खुशखबरी है वो ये है कि डॉक्टर खलील चिश्ती जो कि 20 साल से भारत में कैद थे, उनको भारतीय हाई कोर्ट ने पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी है। एक बेगुनाह शख्स जिसने एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा 20 साल तक कैद की सूरत में रही, सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से उनको जो सज़ा दी गई वो आज उनको अगर भारत ने पहले तो कैद से रिहा किया और फिर आज पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी और हो सकता है कि अगले 6-7 दिन में वो पाकिस्तान पहुँच भी जाएँ। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है कि उनकी फैमिली के लिए तो ये यकीन बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि उनकी फैमिली जो 20 साल से एक कर्ब में, एक अजाब में मुब्तला थे, वो इस कर्ब और अजाब की जो है जहमत से अब निजात पाएंगे और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में आके, पाकिस्तान आकर अपनी फैमिली के साथ बाकी ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे। नहीं, ये तो दो चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि कल भारत की मीडिया ने एक ऐसा हवा खड़ा किया कि 5 पाकिस्तानी दहशतगर्दों का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, 3 की तस्वीरें जारी की, लेकिन वो जाली निकली और वो तमाम के तमाम बंदे जो थे वो पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने लाहौर के एक थाने में भारतीय मीडिया के खिलाफ जो एक FIR भी दर्ज करवाई है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से उनके खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि जिस तरह वो दहशतगर्द भारत में दाखिल हो चुके हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान के हवाले से हैं। लेकिन एक और खुशखबरी आज वफाकी वजीर पानी व बिजली सैयद नवीद कमर साहब ने जो कौम को दी है वो ये है कि उन्होंने कहा 24 घंटों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। यकीनन हुकूमत अब एलानिया लोड शेडिंग करेगी, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पंजाब में 20 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, सिंध में इस वक्त कोई 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग है, इसी तरह दूसरे सूबों में भी इसी तरह की सूरत हाल है, जिससे पूरा मुल्क इस वक्त बिजली के बहरान की जो कैफियत है उसकी वजह से मसाइब और मुश्किलात का शिकार है। लोगों के घरों में पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो हुकूमत जो है इस वक्त हुकूमत की पोजीशन काफ़ी डामाडोल हो रही है, क्योंकि हुकूमत के जो एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी इस इशू पर यह कहना शुरू कर दिया है कि जी अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग बंद ना की तो हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। ये कहा था रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर ममलकत शेख वकास अकरम साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू ना पा सकी तो हम यकीनन जो है हुकूमत से अलहदगी का सोचेंगे। और दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो आज जो है उन्होंने अवाम के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। आज वफाकी हुकूमत को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर लोड शेडिंग बंद ना हुई तो इस्लामाबाद के लिए मार्च करें, इस्लामाबाद तक वो मार्च करेंगे। ये तो वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी पाकिस्तान में आम हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसी दिन बरतानिया चले गए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अब बॉल जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के कोर्ट में फेंक दिया है कि वो अब इस पर क्या जो है स्टैंड लेती हैं, किस तरह उस सारे इस इशू को टेकअप करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपील में जा रहे हैं, वो अपील करेंगे इस सज़ा के ख़िलाफ़। लेकिन जो सज़ा हो गई है क्या उस पर अपील की जा सकती है? जो सज़ा उन्होंने भुगत भी ली है, इस पर बात करेंगे आज। अब क्या होगा हमारा आज का मौजू है, उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। जनाब यासीन आज़ाद साहब हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खालिद शाह साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। यासीन साहब, एक चीज़ कि जो सज़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भुगत ली, 33 सेकंड 30 सेकंड की जो सज़ा उन्होंने, उसके खिलाफ वो क्या अपील करेंगे और वो किस तरह होगी?
जब तक सज़ा भुगतने का ताल्लुक है, चूँकि वो थी टिल द राइजिंग जी, ऑफ जी। कोर्ट सज़ा। टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट की सज़ा का मतलब ही ये हो गया कि आर्टिकल 63G की तरफ हो जी गए, जी और लामाला अगर वो अपील फाइल नहीं करते तो ये 63G के मुताबिक जो जजमेंट आया है वो उनके रास्ते में हायल रहेगा। सही। और फिर कल ये भी हो सकता है कि एक लंबे अरसे के लिए उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता सही। है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सज़ा का खिलाफ अपील को फाइल करने का जो राइट वज़ीर आज़म का है वो उनको फाइल करनी है। ठीक है। अब फाइल करते हैं या नहीं करते, दो ही सूरतें हैं। जिस तरह मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि एक सेशन जज अगर एक आदमी को सज़ाए मौत देता है, सज़ाए मौत तो हो गई, और उसके बाद उसको रेफरेंस की सूरत में हाई कोर्ट में ले जाया जाता है। मुलज़म अगर डायरेक्ट अपील करने चाहे तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, और अगर वो किसी वजह से अपील नहीं भी फाइल करता तब भी रेफरेंस हाई कोर्ट को जाता है। सही। और हाई कोर्ट उस सज़ा को मेंटेन करने के बाद मामला आगे बढ़ता है। लेकिन उसके खिलाफ अगर वो ही मुलज़म सुप्रीम कोर्ट में चला जाए जी। तो बहुत सारे कत्ल के केस में भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट लेवल में भी मुलज़म जाके इक्वेटल की सूरत में आता है। अब अपील में वज़ीर आज़म के लिए एक उम्मीद है जी कि अपील फाइल करने के बाद अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच कंस्टिट्यूट होगी वो अगर ये बात तय कर लेती है कि जो सज़ा उनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट हुई वो गलत है, आर्डर सेटिसाइड हो सकता है, और वो आर्डर फिर इक्विटल की सूरत में और जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो जो सजा दी गई वो ठीक है, मैं दोनों ठीक तरफ है। मैं दोनों तरफ आ रहा हूँ। और अगर अपील डिसमिस हो जाती है जी इसका मतलब यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 जज साहिबान ने उनको सज़ा दी जी, है जी। उसको मेंटेन किया गया सही। है। दो ही ऑप्शन होते हैं अपील फाइल करने के बाद, ठीक है। इक्विटल या जी। उसको मेंटेन किया जाता है। अब उस सूरत हाल के बाद क्या तरीक़ाकार होगा? एक लंबी बहस काफ़ी दिनों से, जिस दिन से जी, जी। 26 अप्रैल से हाँ जी, ये बिल्कुल। आया, डिफरेंट वे में अपील चली। मुझे चूँकि हमारे भाई का एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक जी। है, लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी में एक बात का फैसला तो इन्होंने दानिशमंदी से किया, और इन्होंने कहा कि जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता या तो उस वक्त तक हमारी जमात कोई रद्द अमल शो नहीं करती। मॉरल अथॉरिटी की बात आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, हर आदमी मॉरल अथॉरिटी की बात करता है। मॉरल अथॉरिटी तो हमारे यहाँ तो उसका फुकदान है, फौत ही हो गई है जी। मॉरल अथॉरिटी का अगर कंसेप्ट होता तो जो ही सजा हुई थी आप बाहर निकले रिजाइन कर देते, तो मेरे नज़दीक मुमकिन है आपका मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, ये तो नहीं सर, मैं एक चीज, ये तो वजीर आज़म की बात है। इससे पहले जो इतने वुज़रा पे करप्शन के इल्जामात हैं, जितने एलिगेशन साबित हो चुके हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे वापस करके कभी ये नहीं कहा। तो अब जो सूरत हाल है कि उसके बाद इस जजमेंट के तफसीली फैसले के बाद आपने देखा होगा कि जब ये मामला कायम इलेक्शन कमिश्नर के पास गया तो उन्होंने भी कहा कि शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलता जब तक डिटेल ऑर्डर ना आ जाए। डिटेल ऑर्डर आने के बाद अब अगर ये अपील खारिज हो जाती है और या वो अपील में नहीं जाते तो मामला स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ उस रेफरेंस को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं स्पीकर ही कुछ फाइनल कर लेगा, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मेरा कहना यह है कि स्पीकर ने एज ए पोस्ट ऑफिस काम करना है, रेफरेंस को कंप्लीट करना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजना है। मेरा अपना ज़ाती व्यू ये भी है लीगली कि अगर मिसाल के तौर पर स्पीकर विद इन 1 मंथ रेफरेंस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं भेजता तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस जो है वो वहाँ चला गया। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये ड्यूटी है कि स्पीकर की जो भी ओपिनियन है जजमेंट के कंटेंट्स को, डिटेल जजमेंट के कंटेंट्स को पढ़ने के बाद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका पूरा अमला यानी जो मेंबर्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो कंटेम्प्ट में सज़ा हुई है जायज़ है, तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कौमी असम्बली की सीट से डिसीट करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, इस सूरत में वजीर आज़म को मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? किसमें ये सारा कुछ साबित होने के बाद? सजा का तो कंसेप्ट खत्म हो गया ना, सजा तो टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट हो गई। क्या डिस्क्वालिफिकेशन फिर 5 साल तक की डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह मैक्सिमम। अच्छा, अब जब ये सूरत हाल होगी तो डिटेल जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं
کہ یہ آدمی 63G کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق فائل کرتا ہے تو وہ اپنا اس کو فائنل کر کے 30 سیٹ ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنربل سپریم کورٹ نے جو 77 پیجز کا ججمنٹ دیا اس میں ہنربل سپریم کورٹ نے کہا کہ 5 سال کے لیے نائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا. اس کا بیک گراؤنڈ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہنربل سپریم کورٹ نے بھی سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی میں آپ سے بالکل اس کا پوچھتا ہوں کہ جی یہ سسٹم کو بچایا جائے گا یا ملک کو بچایا جائے گا, اس پہ بات آپ سے پوچھوں گا کہ قانون کیا کہتا ہے, ملک بچانا ضروری ہے یا سسٹم بچانا ضروری ہے. خالد شاہ صاحب, ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ جو آپ لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیا اس جلسے میں کے شرکا جو ہوں گے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کورٹ کا شارٹ آرڈر میں جو فیصلہ آیا تھا, ہم تو یعنی ہماری پارٹی کا موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ جیسے کہ ابھی یاسین بھائی نے بھی کہا کہ وہ اخلاقی قدریں یا اخلاقی قدر یا جو تہذیبی روایت ہمارے ہاں جب کبھی پائی جاتی تھی لیکن آج کل وہ بالکل ہی مفقود ہو گئی ہے, نہیں ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اصولی طور پر تو اسی وقت ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. انہوں نے انتظار کیا اس بات کا کہ جب تک کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت ہم کوئی فیصلہ کریں گے. اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا, تقریباً وہ اس کی وضاحت ہوئی ہے ساری چیزوں کی جو شارٹ آرڈر میں تھی. اب اس کے بعد تو کم سے کم ان کو اخلاقی طور پر ریزائن کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ یہ اپیل کا کہہ رہے ہیں کہ اپیل میں جائیں گے, بہرحال یہ ایک قانونی طور پر ان کا حق ہے, جائیں اپیل کے اندر. تحریک انصاف کی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک یعنی یہ جو ایک آخری جواز ہے ان کے پاس, یہ بھی یہ کر کے دیکھ لیں, یعنی کہ یہ قانونی تقاضے بھی پورے کر کے دیکھ لیں, اس وقت تک ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے. البتہ اس دوران ہم یہ ضرور کریں گے کہ یہ جس طریقے سے جن دباؤ کے تحت سپریم کورٹ کو مطلب دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, ہم اس کے خلاف اس وقت جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے طور پر اپنی ریلیاں یا اپنے جو جلسے جلوس ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر اپیل کا فیصلہ اگر اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت یہ فیصلہ پھر بھی یہی قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم یقیناً لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف اس حکومت کے خلاف. یہ فیصلہ وہ تو ڈیفینیٹلی پھر تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ جو ہے اپنا الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ ان کو ان کی سیٹ جو ہے وہ ختم کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ لوگوں کا کیا کریں؟ نہیں دیکھیں نا, اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے, یعنی کورٹ کے کتنے ہی فیصلے آ چکے ہیں جس کو اس حکومت نے تسلیم نہیں کیا, نہیں مانا نا. اب جس کورٹ نے ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے, یعنی شارٹ آرڈر تفصیلی فیصلہ, یہ دو قسم کے فیصلے آ چکے ہیں. جب آپ ان کو بھی نہیں مان رہے اور پھر مطلب ہے جب میں آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا, مان ہی نہیں رہا آپ کے کسی فیصلے کو, اور پھر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپیل میں بھی جاؤں گا, آپ ہی کے پاس جاؤں گا, یعنی جب میں پہلے ہی فیصلہ آپ کا نہیں مان رہا تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ میں دوسرا فیصلہ مانوں گا, اور جب دوسرا فیصلہ آ گیا آپ وہ بھی نہیں مان رہے تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ میں تیسرے فیصلے کے لیے آپ کے پاس جا رہا ہوں اور وہ بھی اگر میرے خلاف آتا ہے تو میں مانوں گا. یہ تو مختلف قسم کے حربے بہانے بنائیں گے اس وقت بھی, پتہ نہیں اس وقت کیا صورتحال یہ پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ اب تک انہوں نے یعنی قومی مفادات اور مفاہمت کے نام پر اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ پورا ملک اس وقت افراتفری اور انارکی کا شکار ہے, اور یہ اپیل رد ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر انہوں نے نہیں مانا, تسلیم نہیں کیا یا اس کے اندر روڈ اٹکانے کی کوشش کی یا کسی قانونی مشاغفی کا مطلب ہے سہارا لیتے ہوئے ان کے وکلاء نے یا ان کی مطلب کابینہ نے کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر لانگ مارچ کی صورت میں جائیں گے اسلام آباد کی طرف. وزیر اعظم صاحب نے اس تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے 2-3 دفعہ جو تواتر کے ساتھ بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی میں شریف کورٹس کو نہیں مانتا. انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ یہ تک کہہ دیا کہ یہ شریف فیملی کے کورٹ ذاتی کورٹس ہیں شاید, جس کی وجہ سے کیا بین اے پرائم منسٹر اور پھر جب کہ وہ کنویکٹ ہو چکے ہیں کیس میں تو کیا ان کو اس طرح کی بیان بازی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, بات دراصل یہ ہے کہ کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنا پاکستان کے ہر شہری اور گورنمنٹ فنکشنری کی بات ہے. میں تو آئین کی بات کرتا ہوں. آئین کا آرٹیکل 189 بالکل واضح ہے کہ گورنمنٹ جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بائنڈنگ ہیں تمام گورنمنٹ فنکشنریز پہ.